हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग, तभी जाके तुम वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फिर मेरे को उनके हेड ऑफिस में जो मेन सिटीज़ होती हैं, जैसे अपनी कैपिटल सिटीज़ होती हैं, उधर से फ़ोन करवाना पड़ा। अब ऑफ़र लेटर आने के बाद बैंक हमेशा चाहता है कि भाई सारा पैसा हम ना लगाएं जेब से। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है। हेलो गाइस, मेरा नाम है हरजोत और आप सब मुझे हैरी के नाम से भी जानते होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं सारी चीज़ों के आंसर नहीं दे पा रहा, तो मैं सोचा एक वीडियो बना दूं मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला जो मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दिखी वो है एजुकेशन लोन के बारे में। तो मैं सोचा थोड़ा अपने इंसाइट्स बता दूं जो मुझे यहाँ पे आके पता चला कि एजुकेशन लोन किस किस टाइप के होते हैं, किसने कौन सा लोन ले रखा है, उसका कितना इंटरेस्ट आ रहा है और प्रोसीजर क्या था, बैंक क्या क्या चीज़ें मांगता है। तो वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आई होप कहीं ना कहीं मैं आप सबकी इस वीडियो के थ्रू हेल्प कर पाऊँ। और इसके बाद भी अगर इस टॉपिक पे या किसी और भी टॉपिक पे डाउट्स हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम उस पर यूट्यूब पे मैंशनड है, यहाँ पे भी लिंक डाल दूंगा मैं नीचे, यहाँ नहीं मतलब डिस्क्रिप्शन में। तो उस पर भी जाके चेक कर सकते हो और वहाँ से भी रीच आउट कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो एजुकेशन लोन है बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है अपना सिक्योर्ड और दूसरा होता है अपना अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसके अंदर बैंक आपसे बोलता है कि हमको कोई गारंटी दो, तो कि मतलब अगर आप पैसा नहीं चुका पाए तो हम इस तरीके से वो पैसा वसूल कर लेंगे। तो वो सिक्योर्ड लोन होता है। तो वो कैसे होता है कि मतलब या तो तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी है या घर है या फिर कार हो गई या कोई भी एसेट है तुम्हारे पास, तो तुम वो उनको उसके पेपर्स वगैरह जो है वो बैंक के पास गिरवी रखने पड़ते हैं। और वो तब तक नहीं मिलेंगे जब तक तुम पूरा लोन पूरी ईएमआई सब चुका नहीं देते। तो एक तरीका ये होता है कि सिक्योर्ड लोन ये होता है। अनसिक्योर्ड लोन ये होता है कि अनसिक्योर्ड लोन में तुम्हें कोई ऐसा एसेट अपना बैंक के पास गिरवी नहीं रखना पड़ता, तो उसके थ्रू तुम्हें अनसिक्योर्ड लोन मिल जाता है। पर कुछ बैंक में एक लिमिट होती है अनसिक्योर्ड लोन की। तो जो गॉम मतलब जैसे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया था, तो वहाँ पे जब मैं लोन लेने गया तो अनसिक्योर्ड लोन मुझे मिल रहा था, बट उसके ऊपर एक कैप था अराउंड लाइक 20 या 30 लाख का कुछ होता है कि उसके ऊपर नहीं देंगे। उसके ऊपर देने के लिए उनका फिर अलग क्राइटेरिया होता है ऑल टुगेदर। सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन में डिफरेंस ये होता है कि जो सिक्योर्ड लोन होता है उसके अंदर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो थोड़ा कम होता है। और जैसे मान मान लो जनरली स्पीकिंग, अगर गवर्नमेंट बैंक से कराओगे तो 7-7.5 से स्टार्ट होता है और वो कंटिन्यू होता है, मतलब जाता है 9 या 10% तक इंटरेस्ट। और जो तुम्हारा अनसिक्योर्ड लोन होता है उसके अंदर इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो स्टार्ट हो सकता है 9% के आसपास और वो 14% तक होता है। अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है, तो वो एक बार रिसर्च कर लेना। या मैं तो बोलूँगा बैंकों में जाओ, हर एक बैंक में पूछो कि तुम्हें अनसिक्योर्ड लोन मिलेगा या तुम सिक्योर्ड सॉरी कि तुम्हें क्या तुम एलिजिबल हो अनसिक्योर्ड लोन के लिए, या फिर अगर सिक्योर्ड लोन मिलेगा तो क्या परसेंटेज होगा, कितना प्रॉपर्टी के लिए तुम्हें मतलब कितना वैल्यूएशन वाली प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। वैसे तो वो तुम्हारी फ़ीस के आसपास ही डिपेंड करेगा कि तुम्हारी फ़ीस कितनी है, उस हिसाब से वो लोग लेंगे वो प्रॉपर मतलब एसेट्स वगैरह जो भी होता है। तो पहला डिफरेंस तो यही होता है परसेंटेज का। अब दूसरा ये होता है कि जो मुझे डिफरेंस समझ आया मेरे दोस्त से बात करने के बाद, तो मैंने लिया है सिक्योर्ड लोन, मेरा दोस्त है जिसने लिया है अनसिक्योर्ड लोन। तो दोनों जगह पे मैंने कंपेयर करा, जो समझा उससे मुझे ये समझ आया कि इसके क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे अगर तुम्हारी फैमिली इनकम है तो वो कितनी है। जैसे अब मेरे फादर हैं, मैं जॉब करता था, मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ 10 साल होगा वर्क एक्सपीरियंस। तो कुछ सालों का वर्क एक्सपीरियंस, और मेरी सैलरी आती थी, मेरे बैंक स्टेटमेंट थे। मेरे फादर रिटायर हो गए तो वो गवर्नमेंट में थे, सीक्रेट एजेंसी में थे गवर्नमेंट। मजाक करो, गवर्नमेंट में थे। तो वो रिटायर होते उनकी पेंशन वगैरह आती है। तो मतलब एक इनकम फ्लो है घर में। तो वो फैमिली इनकम देखते हैं आपकी मिला के, फैमिली वालों की मिला के, कि फैमिली इनकम कितनी है। तो उस बेसिस पे फिर वो डिसाइड करता है कि सिक्योर्ड लोन मिलेगा या अनसिक्योर्ड, डिपेंडिंग ऑन द लोन अमाउंट। अब मेरा जो दोस्त है उसके फादर का बिजनेस है और अच्छा खासा फैमिली इनकम आता है उनका, तो उसको अनसिक्योर्ड मिल गया डायरेक्ट सेम अमाउंट पे। मेरी भी फीस कुछ 50 के आसपास पहुंच गई थी, तो मेरे को सिक्योर्ड लोन लेना पड़ा। मेरे को प्रॉपर्टी वगैरह वहाँ देनी पड़ी, एसेट जो भी था हमारा वो बैंक के पास है। तो उसके बेसिस पे फिर हमारे लेकिन इंटरेस्ट जो रेट है ना वो कम है। मेरे दोस्त का ऐसा कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है क्योंकि उनका बिजनेस है, उनका जो
इनकम है वो ज़्यादा अच्छी आती है, बिजनेस भी है, प्लस बिजनेस भी एक एसेट ही है। तो उस हिसाब से वो देख लेते हैं कि यार इतना तो आ रहा है, अगर अगर बिजनेस ख़राब भी होता है तो इतना डिक्लाइन होगा बिजनेस में, तो उस हिसाब से भी पैसा रिकवरी का ऑप्शन होता है उन लोगों के पास। तो जो अनसिक्योर्ड लोन होता है वो भी मिल जाता है, बट वो अगेन इंटरेस्ट जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा होता है। मैं देख लूँगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, कहीं मैं भूल ना जाऊँ इसलिए। तो यार अब इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। पहला तो वही अपना बेसिक आधार, पैन कार्ड वगैरह हो गया। ये तुम्हारे टैक्स रिटर्न देखते हैं कि तुम्हारा 3 साल का टैक्स रिटर्न, और अगर तुम जॉब करते थे 3 साल तो तुम्हारा 3 साल का टैक्स रिटर्न, वरना तुम्हारे पेरेंट्स का 3 साल का टैक्स रिटर्न। क्योंकि अगर तुम अपने नाम पे भी अप्लाई कर रहे हो लेकिन तुम्हारे पास तो बैकिंग नहीं है, एसेट्स नहीं है, और ये नहीं है अपना सैलरी स्लिप्स वगैरह नहीं है, टैक्स रिटर्न नहीं भरा हो तुमने, तुम्हारे पेरेंट्स जो होते हैं वो को एप्लीकेंट बन जाते हैं तुम्हारे ऑटोमेटिकली। तो उस वो तुम्हें लोन जो मिलेगा वो तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे दोनों के नाम पे मिलेगा। और अगर तुम्हें खुद के नाम पे मिल रहा हो तो मैं बोलूँगा कि तुम उसको को एप्लीकेंट रखना पेरेंट्स के उसमें भी, क्योंकि जब तुम यहाँ आ जाओगे ना तो तुम्हें अगर वहाँ से डिस्बर्स कराना है अमाउंट, तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा। फिर वो जाके वहाँ पे साइन वगैरह करेंगे तो जाके आएगा। अकेले तुम्हारे उससे नहीं मिलेगा, बट तुम्हारे उससे भी मिल सकता है। आजकल मेल कम्युनिकेशंस वगैरह भी ईमेल्स वगैरह पे कर सकते हो, बट स्टिल वो प्रोसीजर कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, लंबा हो जाता है। बैंक वाले कई बार ईमेल्स नहीं देखते, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो मतलब ऑप्शन तो बेस्ट यही है कि तुम अपने मतलब घर वालों को ऐसा को एप्लीकेंट बनाना और फिर अप्लाई करना। तो उसमें तुम्हारे टैक्स रिटर्न्स वगैरह बन जाएंगे, और तुम्हारे पेरेंट्स के टैक्स रिटर्न्स हैं वो डल जाएंगे, सैलरी स्लिप्स हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गई, और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो तुम्हारा जो क्रेडिट स्कोर है ना वो अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स का भी होना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं तुम्हारा पहले का होगा कि कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है पेमेंट में, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया या कोई लोन था तुमने टाइम से लोन नहीं दिया, तो वो तुम्हारे क्रेडिट स्कोर बिगाड़ता है, तो वो तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री में जाता है। तो उसके बेसिस पे ये बैंक वाले ना बहुत चीज़ें देखते हैं। अगर तुम्हारा वो डिफ़ॉल्ट होगा तो तुम्हें लोन मिलने में दिक्कत होगी या फिर परेशान करेंगे तुमको थोड़ा। तो हमेशा ट्राई करो कि मतलब तुम्हारे घर वालों का क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, तो उससे थोड़ा अच्छा चांसेस हो जाता है लोन मिलने का। और दूसरा जो उसमें मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी तुम्हारा मतलब पेंडिंग लोन भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई पेंडिंग लोन है तुम्हारे फैमिली के ऊपर, या जिसके साथ भी तुम अप्लाई कर रहे हो को एप्लीकेंट, उसके ऊपर कोई पेंडिंग लोन है, तो तुम्हें फिर वापस ये वाला लोन मिलने में दिक्कत होगी। क्योंकि वो बोलेंगे तुम्हारे पहले के तो लोन चल रहे हैं, तुम उसका पैसा भरोगे कि इस वाले लोन का पैसा भरोगे। और इसमें भी ऐसा है कि तुम फीस लेते जाओगे जैसे जैसे, वैसे तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, ये चलेगा, ठीक है। एक और तुम्हें अच्छी चीज़ बता सकता हूँ मैं कि जो तुम्हारी एफडी है, अगर फिक्स डिपॉजिट करा हुआ है तुमने पहले से, तो तुम उसके बेसिस पे भी लोन ले सकते हो। कोई भी लोन ले सकते हो वैसे तो उसके बेसिस पे, बट एजुकेशन लोन में भी उसकी हेल्प ले सकते हो। तो तुम जैसे अगर मानो कुछ 10-20 लाख की तुम्हारा अगर एफडी की अमाउंट है तो इसके ऊपर भी लोन ले सकते हो, तो उतने अमाउंट में आई गेस यूज़फुल हो जाएगा। और एक और बेनिफिट ये हो गया तुम्हारा एफडी पे लोन लेने का कि जो तुम एफडी होती है तो उसका तुम्हें ना रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट आता है। तो अगर वो इंटरेस्ट भी आ रहा है और यहाँ पे तुमने उसके ऊपर ही लोन ले लिया तो वो इंटरेस्ट तो आ ही रहा है, प्लस तुम्हें जो एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट देना है वो भी तुम उसी इंटरेस्ट से दे पाओगे। कहीं ना कहीं उसकी हेल्प हो जाएगी, तो तुम्हें अपनी जेब से एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा कुछ। वो जो एफडी का पैसा आ रहा है उसका ही रिटर्न दे दो तुम, जो उसका इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारे पास वही इंटरेस्ट तुम अपनी ईएमआई में दे दो, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। आई गेस ये सारी चीज़ें देखते हैं, और प्लस वो देखेंगे कि तुम्हारा कितना अमाउंट है जो तुम्हें चाहिए लोन, उस हिसाब से। हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं भूल ही गया कि जब तुम ये सब कर रहे हो तो तुम्हें एक एसेट वैल्यूएशन सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। जब तुम वहाँ पे करवाओगे ना इनसे बात डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो वो तुम जो भी एसेट दे रहे हो सिक्योर्ड लोन के लिए, तो तुम्हें उसके मार्केट वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी कि उस प्रॉपर्टी या फिर कोई भी एसेट है, कार ही मान लो, तो उसकी मार्केट में करंट वैल्यू क्या है। तो इनके ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो आएंगे, वो चेक करेंगे कि तुम्हारे इस पर्टिकुलर एसेट की मार्केट के हिसाब से क्या वैल्यू है, उसकी कंडीशन क्या है, उसके पिक्चर्स वगैरह लेंगे। ऐसे करके फिर उसकी वैल्यूएशन होगी, उस वैल्यूएशन के हिसाब से फिर बैंक तुम्हें लोन देता है। अब आते हैं कि जब लोन मिल जाता है तब, तो जब तुम्हें लोन मिल जाएगा तो बैंक तुम्हें जो टोटल अमाउंट तुम अप्लाई करोगे उसका सिर्फ 85% ही लोन देगा। अपने जैसे मानो कि बैंक ने तुम्हें
तुम्हें चाहिए 60 लाख, 55 लाख चाहिए, उसका 85% आई गेस 50, 48, 50 के आसपास होगा। तो वो तुम्हें 48, 50 ही देगा। बैंक हमेशा चाहता है कि भाई सारा पैसा हम ना लगाएं जेब से, और तुम 15% अपनी तरफ से लगाओ। कईयों का 90-10 रेशो होता है, और कईयों का 85-15 होता है। मैंने जिस बैंक से लिया उसमें 85% और 15% है। तो वो हर पेमेंट में होता है। वो ऐसा नहीं कि मतलब स्टार्टिंग का 85 ले लो तुम और फिर आखिरी में पर 15% तुम अपना लगा लो, वैसा नहीं होगा। तुम्हें हर पेमेंट में, जैसे तुम पहले सेमेस्टर की फ़ीस भरोगे तो उस फीस का 85% बैंक देगा और 15% तुम्हें देना पड़ेगा। ऐसे हर सेमेस्टर में होता है। कई बैंक में अगर तुम्हारी पहचान हो या फिर बैंक वाले अच्छे हों तो वो कर देते हैं कि पहले सेमेस्टर में तो वो लोग पूरी दे दें और फिर तुम जो उसका बचा हुआ अमाउंट है वो सेकंड सेमेस्टर में बराबर कर लो। ऐसे भी कर सकते हो। तो वो थोड़ा अपनी मतलब तुम्हारे बेनिफिट में यूज़ हो जाती है वो चीज़ें, बट वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक पर। और देख रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। जैसे मैंने बोला कि इसमें फैक्टर्स और डिपेंड करते हैं कि तुम्हारी फैमिली की इनकम क्या है, तुम्हारे घर वाले अभी भी कमा रहे हैं क्या। जैसे मेरे घर वाले, मेरे फादर है वो रिटायर हुए थे, तो वो पेंशन इनकम तो है बट वो अगेन स्मॉल अमाउंट हो जाता है, राइट। अगर कंटिन्यूस जॉब चल रही थी, मतलब वो जॉब चल रही है उनकी और कंटिन्यूस पैसा आ रहा है, और वो देखते हैं कि अभी कितनी लंबी जॉब बची है, तो फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ जॉब में ही इतना पैसा आ रहा है तो उसके बाद सेविंग से और अच्छा पैसा आ जाएगा, तो उस हिसाब से फिर वो तुमको अनसिक्योर्ड लोन दे सकते हैं। अगेन बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। आई गेस मैंने कवर कर ही लिए थोड़े बहुत फैक्टर्स। बिजनेस होता है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा वो मिल जाते हैं कि उनको लगता है कि बिजनेस है, बिजनेस ऑलरेडी एक एसेट है, बिजनेस बंद होकर कहीं जाएगा नहीं, तो वो उस हिसाब से फिर वो अनसिक्योर्ड लोन दे देते हैं, क्योंकि उनके पास फिर रिकवरी करने के भी बहुत ऑप्शंस होते हैं। हाँ एक और चीज़, बैंक को तुम्हारा ऑफर लेटर भी चाहिए होता है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ तुम्हारा ऑफर लेटर चाहिए होगा जो यूनिवर्सिटी ने तुम्हें दिए, तो वो भी लिखता है। अब ये सब होने के बाद अगर तुम्हारा लोन अप्रूव हो जाता है तो फिर बैंक, कई बार जैसे मेरे बैंक था, वो मैं थोड़े छोटी शहर से आता हूँ, तो उन लोगों को ये नहीं पता था कि वीज़ा से पहले भी पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, कई बार बैंक्स को ये पता नहीं होता कि वीज़ा से पहले भी वो लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो जनरली क्या होगा, बैंक तुम्हें बोलेगा लोन अप्रूव हो गया है, अब तुम वीज़ा लेके आओ। जब तुम वीज़ा की कॉपी लाओगे तब जाके हम पहली पेमेंट देंगे। और आजकल कुछ एजेंट्स क्या करते हैं, वो तुम्हें बोलते हैं पहले पेमेंट करनी है, जिससे जैसे मानो कि तुम्हें लोन अप्रूव हो गया, तुम्हें ऑफर लेटर आ गया। अब ऑफर लेटर आने के बाद तुम्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है, तब जाके जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो तुम्हें सीओई देते हैं, मतलब कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। जब वो मिलता है सीओई तभी जाके तुम वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर जब तुम वीज़ा के लिए अप्लाई कर दोगे तब जाके वीज़ा तुम्हारा आगे प्रोसेस होगा। बट बैंक वाले क्या बोलते हैं, जैसे मेरे केस में थोड़ा इसलिए डिले हो गया था क्योंकि उनको पता नहीं था, छोटी सिटी से हूँ मैं, तो उन लोगों को पता नहीं था कि बैंक में ये ऑप्शन होता है कि जहाँ पर वो लोग तुमको पहले पेमेंट दे सकते हैं, वीज़ा से पहले पे कर सकते हैं। तो फिर मेरे को उनके हेड ऑफिस में जो मेन सिटीज़ होती हैं, जैसे अपनी कैपिटल सिटीज़ होती हैं, उधर से फ़ोन करवाना पड़ा, वहाँ से पता करवाया। तो उन्होंने, उनके बैंक में एक रूल होता है जिसके अंडर एक स्कीम होती है कुछ, तो वो स्कीम के थ्रू उन्होंने फिर उनको बोला कि ऐसे अलाउड है। तो फिर उन्होंने पहले पेमेंट करवाई मैंने उनसे, फिर मैंने कॉलेज वालों को उसकी रिसीट भेजी, कॉलेज वालों ने फिर मुझे सीओई भेजा, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। उसके बाद जाके मैं अप्लाई कर पाया इस चीज़ के लिए, अपने वीज़ा के लिए। तो जब मेरा इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन ये सब चीज़ें रेडी हो गई तब जाके फिर मैंने वीज़ा अप्लाई करा, तो उससे वीज़ा में थोड़ा मतलब अच्छा उनको दिखता है एप्लीकेशन को कि हाँ ये सीरियस है पढ़ने के लिए, इसने फ़ीस वगैरह भी भर दी है, तो इसलिए वो लोग पहले ये चीज़ें करवाते हैं, तो फिर वीज़ा प्रोसेस जल्दी हो जाता है। इसलिए मेरा वीज़ा 10 दिन के अंदर अंदर कुछ आ गया, तो विच इज़ अ गुड थिंग। अब हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो ये है कि बैंक में तुम्हें डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना पड़ता। गवर्नमेंट इसके लिए तुम्हें ऑप्शन देती है। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है विद्या लक्ष्मी करके, तो उस पर अगर तुम जाके चेक करोगे ना तो तुम्हें सारे बैंक्स जितने भी इंडिया में रजिस्टर्ड है उन सब की एजुकेशन लोन रिलेटेड या कोई भी लोन रिलेटेड, नहीं, एजुकेशन लोन रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती हैं वहाँ पे, सारी स्कीम्स होती हैं। जैसे विद्या लक्ष्मी करके है पोर्टल, उसमें जाओगे तुम, उसके अंदर कोई भी बैंक का नाम सर्च करोगे तो उस पर्टिकुलर बैंक की सारी स्कीम्स आ जाएगी एजुकेशन लोन रिलेटेड। जैसे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया है,
तो उन बैंक ऑफ बड़ौदा में भी डिफरेंट स्कीम्स होती है। अगर तुम्हारा 20 लाख के अंडर अंडर है तो उसके लिए उनकी डिफरेंट स्कीम है। उसमें कुछ तुम्हें ये गारंटी वगैरह कुछ नहीं देनी पड़ती, उसके लिए तुम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो वो जहाँ भी तुम अप्लाई करोगे ना वो पोर्टल से ही अप्लाई होगा, फिर वो एप्लीकेशन बैंक वालों के पास जाती है, फिर वो बैंक वाले उसको वहाँ से अप्रूव करता है। हेल्प ले सकते हो तुम बैंक वालों से कि वो पोर्टल में भरने में, फॉर्म भरने में तुम्हारी हेल्प करते हैं, बट बहुत सिंपल सीधा प्रोसीजर होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाओ, मैंने जो लिया था उसका नाम था बड़ौदा स्कॉलर करके। तो बड़ौदा स्कॉलर वाले पे मैंने अप्लाई करा था। उसके थ्रू वो सारी डिटेल्स भरनी होती हैं, सेमेस्टर वाइज पैसा भरना पड़ता है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, टोटल कितना चाहिए। फिर उसके बाद वो पूरी उसमें तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होते हैं, ऑफर लेटर, सारे आधार, पैन, टैक्स फाइल, जो भी मैंने सारे बोले थे ना वो सारे उसमें अपलोड होते हैं। फिर वो तुम्हारी पूरी एक रिपोर्ट फाइल बन के बैंक वालों के पास जाती है, तब जाके बैंक वाले उसको अप्रूव करते हैं वहाँ से। फिर तुम बैंक वाले के पास जा सकते हो कि यार मैंने ऐसे एप्लीकेशन भरी, आपके पास आई हुई, तो उसमें अगर आपको कुछ दिख रहा है दिक्कत वगैरह तो मुझे बता दो। मतलब ऐसा भी मत करना कि डायरेक्ट विद्या लक्ष्मी से अप्लाई कर दो और वेट करो कि वो लोग अप्रूव करें। बैंक में कम्युनिकेट करते रहना, हर किसी का कोई ना कोई बैंक में पहचान वाला होता है, तो उनको पकड़ लो और चेक करो, लेकिन पहले कि किस में इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है और चेंज होने के कितने चांस है। मैंने जो ले रखा है ये लोन, उसके में 9% है मेरा कुछ इंटरेस्ट रेट, क्योंकि मेरा सिक्योर्ड है। तो वो ठीक है, मतलब मार्केट रेट के हिसाब से अच्छा है 9%। और बट वो चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस वगैरह, ये सब रहता है। एक और चीज़ मैं भूल रहा हूँ तो मुझे याद नहीं आ रही, मुझे बोलने की इम्पोर्टेंट है काम, याद आ गया। तो जो लास्ट चीज़ थी वो यही थी कि तुम्हें अगर पैसा, मतलब तुम्हें लोन मिल जाता, सब हो जाता, तुम यहाँ आने को रेडी हो जाते, तो तुम एक काम ज़रूर करना। लोग क्या करते हैं, 3 साल तक वेट करते हैं कि 3 साल तक हम कोई इंटरेस्ट नहीं भरेंगे, हम 3 साल के बाद से स्टार्ट करेंगे पे करना, जो कि बहुत गलत है। मेरे दोस्त ने मुझे एडवाइस करी तो वो अच्छी थी। वही एडवाइस ये थी कि जैसे ही तुम लोन लेना चालू कर दो, जितना लोन लेते जा रहे हो उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो अभी चुकाना चालू कर दो। वरना लेट्स से अगर तुम्हारे 50 लाख तुमने लोन लिया 3 साल बाद, तो उसकी तुम्हारी ईएमआई बहुत ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाएगा, तो उससे तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। अभी तुम करोगे तो तुम्हारा अभी मेरे ख्याल से जैसे जैसे तुम उठाते जाओगे ना उसका इंटरेस्ट, मतलब अमाउंट उठाते जाओगे उसका इंटरेस्ट उसी टाइम पे करते जाओ। जैसे हर महीने जाता जाएगा उसका इंटरेस्ट, पहले 10-15 लाख लिए तो उसका इंटरेस्ट देने लग गए, तो इससे जो तुम्हारा अमाउंट है उसका इंटरेस्ट पाइल अप नहीं होगा। वरना ऑल टुगेदर तुम जब स्टार्ट करोगे ना पे करने, तो 80,000, 1 लाख डायरेक्ट तुम्हें तब से उतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। बेटर है तुम अभी इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट है वो देते रहो। फिर इवेंचुअली तुम ये कर सकते हो कि जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाए पढ़ाई और जॉब करने लग जाओ, तो थोड़ा सा जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो भरते जाओ, तो जिससे तुम्हारा जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है ना वो कम होता जाएगा। यही हेल्पफुल एडवाइस है सारी। मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड सारी चीज़ें हो गई अपने लोन की, डॉक्यूमेंट्स बता दिए मैंने क्या क्या चाहिए होते हैं, पोर्टल बता दिया जो जो इम्पोर्टेंट है। एक विद्या लक्ष्मी वो गवर्नमेंट का ही पोर्टल है, तो थोड़ा ऑथेंटिक हो जाता है, तो उसमें कोई तुम्हारे साथ गड़बड़ नहीं कर सकता, वहीं पे तुमको अप्रूव करके देंगे सारी चीज़ें। बस यही है यार, जहाँ तक मुझे आ रहा है। बाकी और भी मेरे पास काफ़ी टॉपिक्स हैं आप लोगों ने जो दिए, थोड़ा फंसा हुआ हूँ चीज़ों में, पढ़ाई लिखाई काम, यूनी असाइनमेंट्स, टेस्ट एग्ज़ाम, सब चीज़ें चलती रहती हैं। उस सब के बीच में इन सब का टाइम नहीं मिलता। आज फाइनली थोड़ा टाइम मिला है, तो मैंने सोचा एटलीस्ट ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये कवर कर लूँ। तो आई होप दिस कुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। बाकी देखते रहो वीडियोस, लाइक शेयर करते रहो यार, सपोर्ट करते रहो, इतना ही चाहिए। आप सबके प्यार के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।